नमस्कार। मैं मनोज उपाध्याय एक बार फिर से आप लोगों के बीच में नो अबाउट होम्योपैथी लेकर हाजिर हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक ज़रूरी जानकारी शेयर किया जा सके। और पिछली वीडियो में मैंने कुछ चर्चा किया था आप लोगों से होम्योपैथी के बारे में, हैनीमैन साहब के बारे में। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ बताऊंगा, ज़्यादा इसके ये में नहीं जाऊंगा। और जो उपयोगी चीज़ें हैं लोगों के लिए उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा, लेकिन कुछ तो आवश्यक है बताना ताकि लोगों को बात समझ में आ जाए क्यों होम्योपैथी ज़रूरी है लेना, क्यों होम्योपैथी को अपनाना ज़रूरी है। ये बात समझ में आने के लिए कुछ चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी आप लोगों को ताकि आप लोग इस बात को समझें। जैसा मैंने कल बताया था, हिप्पोक्रेटस आधुनिक एलोपैथी, मॉडर्न एलोपैथी के फादर माने जाते हैं। उनके पहले क्या होता था, जैसे कोई भी संक्रामक बीमारी फैल गई या लाइलाज बीमारी किसी को हो गई तो लोग अलग अलग तरीके से रोगी को मार देते थे। सीधी मौत न दे करके अलग अलग तरीके से रोगी को मार देते थे ताकि वो बीमारी जो है दूसरे लोगों तक न फैले। और उसी समय उसी दौर में हिप्पोक्रेटस का जन्म हुआ और उन्होंने उन ऐसी बीमारियों के लिए बहुत सारी औषधियों का निर्माण किया जिनसे फायदा ये हुआ कि बीमारी फैलने से रुक गई। लेकिन उन औषधियों का जो प्रूविंग है वो चूहों पर, कुत्ते बिल्लियों पर किया जाता था। तो दवा देने से बीमारी दब जाती थी, फैलने से रुक जाती थी, लेकिन दब जाती थी, जड़ से नहीं जाती थी। और साथ साथ ये भी है कि मानसिक लक्षणों के बारे में कुछ पता नहीं चलता था। जीवनी शक्ति पर उस औषधि का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये पता नहीं चलता था। इसके बाद शल्य चिकित्सा आई। शवों को चीर फाड़ करके डॉक्टरों ने परीक्षण किया और शरीर के आंतरिक बनावट का अध्ययन किया और शल्य चिकित्सा का जन्म हुआ, उदय हुआ। उससे भी चिकित्सा जगत को बहुमूल्य योगदान मिला, काफ़ी लोगों को राहत मिली। लेकिन होम्योपैथी की बात की जाए तो होम्योपैथी का जन्म डॉक्टर हैनीमैन साहब के द्वारा हुआ। वो फादर हैं इसके होम्योपैथी के। तो जैसा मैं कल बताया था आप लोगों को कि वो 12 साल के एज के होते होते अपने समकक्ष बच्चों को ग्रीक भाषा पढ़ाते थे और 20 साल के एज आते आते उनके पिताजी चल बसे। और इसके बाद से उनके एक जाने माने उस समय के डॉक्टर थे, तो उन्होंने उनकी कुशाग्रता को देखा और अपने समकालीन डॉक्टरों को अनुशंसा किया पत्र लिख करके कि यह बालक जो है काफ़ी मेधावी है, इसे चिकित्सा जगत का ज्ञान कराया जाए। और इस तरह से वो बालक हैनीमैन जो हैं वो धीरे धीरे एक अनुभवी एलोपैथिक डॉक्टर बने। और आगे चल कर के उन्होंने देखा कि
इससे काफ़ी पीड़ा लोगों को सहन करनी पड़ रही है। उस पीड़ा के लिए कहीं न कहीं वो स्वयं को भी जिम्मेवार मानने लगे और आत्मग्लानि से भर गए और इसके बाद इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और इस्तीफा देने के बाद एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते थे पुस्तकों का और उसी से अपना जीवन यापन चलाते थे। उसी क्रम में एक बार उन्हें कुनैन के बारे में अनुवाद करने को मिला। कुनैन में ये विशेषता उन्होंने देखी कि अगर कोई व्यक्ति मलेरिया रोग से ग्रसित है तो कुनैन देने से उसकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। और साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा था कि अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को कुनैन दिया जाए तो उसमें मलेरिया के वैसे ही लक्षण पैदा हो जाते हैं। ये दोनों विरोधाभासी बातें थीं और उन्हें अजीब लगा, तो उन्होंने इसकी प्रूविंग की अपने ऊपर और उस प्रूविंग से उन्हें एक नया चीज़ मिला, एक नई क्रांति आई चिकित्सा जगत में। और एक स्थूलता का सिद्धांत पहले था जो उसके जगह पर हैनीमैन साहब को सूक्ष्मता का सिद्धांत समझ में आया। सूक्ष्मता का सिद्धांत जिसमें औषधि को शक्तिकृत करके उसकी मात्रा को कम करके सूक्ष्म करके उस औषधि की आणविक शक्ति बढ़ाकर रोग विष को नष्ट किया जाता था। कहने का तात्पर्य है कि कोई छोटी सी चींटी अगर है तो उसको अगर मारना है तो वो बंदूक से नहीं मरेगी, तोप से नहीं मरेगी। उसको मारने के लिए उसी के हिसाब से हथियार अस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि वो नष्ट हो सके। तो शरीर में रोग विष जो है कहीं किसी सेल में छोटी मात्रा में सूक्ष्म मात्रा में है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उतने ही सूक्ष्म मात्रा में उतने ही सूक्ष्म रूप में शक्तिकृत करके औषधि पहुँचाना आवश्यक है। तो इस चीज़ को समझा उन्होंने, सूक्ष्मता के सिद्धांत को समझा और कई तरह की औषधियों का सेल्फ प्रूविंग किया और धीरे धीरे उनके अनुयायी हुए। इस दिशा में काम आगे बढ़ा और फिर आगे चल करके ये होम्योपैथी जो है काफ़ी प्रसारित हुई और उस क्रम में ऐसे ऐसे कुछ लक्षण भी पैदा हुए जो हमेशा बने रह गए, कभी समाप्त नहीं हुए। तो एक तरह से देखा जाए तो होम्योपैथिक औषधियों की प्रूविंग में हमारे सीनियर डॉक्टर बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दे चुके हैं और बहुत बहुमूल्य योगदान भी दे चुके हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, होम्योपैथी जर्मनी की देन है। उस समय जर्मनी की स्थिति, जापान की स्थिति आप लोगों से छिपी नहीं है, कितनी बुरी थी। और भारतीय चिकित्सा जगत की बात अगर की जाए तो भारत शुरू से ही, प्राचीन काल से ही चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी रहा है। ये ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ पर शल्य चिकित्सा से लेकर के कई तरह की चिकित्सा के बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। लेकिन विदेशी अर्थशास्त्रियों के द्वारा हमारे अच्छे से अच्छे पुस्तक
लूटे गए और भारत को गुलाम बनाया गया। उस क्रम में बहुत सारे ग्रंथ ऐसे थे जो कि भारत से चुरा लिए गए और जो यहाँ के पारंपरिक वैद्य थे वो भी गरीबी के कारण या स्वार्थ के कारण अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को भूल गए और एलोपैथी के आगे हार मानने लगे। तो आगे चल कर के जो राज औषधि के नाम से आयुर्वेद जाना जाता है हमारे भारत में, आज भी इसमें जो शक्ति है वो किसी पैथ में नहीं है। हर पैथ का जनक अगर कहा जाए तो हमारा आयुर्वेद ही है। लेकिन समय के साथ लोगों की नीयत, स्वार्थ, आवश्यकता पूर्ति हावी होती गई और इस चीज़ पर सोचना लोगों ने भारत में बंद कर दिया। कम लोग थे जो कि इतना गंभीर थे, जो कि देश के लिए, समाज के लिए अपना त्याग करने को थे। और दूसरी तरफ विदेशी थे जो कि भारत से मिले ज्ञान को भी हाथों हाथ बटा लिए और छोटी से छोटी चीज़ को भी रिसर्च करके, अनुसंधान करके, अपना नाम दे करके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको प्रूव करके चिकित्सा जगत को या वैज्ञानिक जगत को भी बहुत सारी चीज़ें दी। तो श्रेय उनको भी जाता है। अगर हम कहें कि हमारी चीज़ें हैं तो इसमें उनकी क्या विशेषता है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी चीज़ें थी लेकिन हमने उनका कदर नहीं समझा। और वही दूसरी तरफ विदेशी, जिनको हम कहते हैं, चोर भी कह सकते हैं, लुटेरा भी कह सकते हैं, लेकिन एक खासियत तो माननी पड़ेगी कि वो लोग अपने देश के लिए वफादार हैं और देश के लिए वफादारी के साथ साथ उनमें मानवता के लिए भी कुछ करने का जुनून है। आप ये देख सकते हैं अभी वर्तमान दौर में भी हमारा देश पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहा है। लेकिन वहीं आप कुछ विदेशियों को देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे विदेशी हैं जो कि भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, सनातन धर्म को अपना रहे हैं, इसकी विशेषता से प्रभावित हो रहे हैं। तो यही बातें हैं, जैसे सनातन की अनदेखी, देश की अनदेखी, आयुर्वेद की अनदेखी, लालच कहें, स्वार्थ कहें, जो भी कहें, हमारे देश में इसका चलन विशेष है और विदेशियों में इसी बात की विशेषता है कि वो अपने देश को वरीयता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। तो आज की चर्चा इतनी ही। मैं दो चीज़ें और बताना चाहूँगा होम्योपैथी को लेकर के। दो बातें लोगों के मन में बैठी हुई हैं। पहली बात ये कि लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि होम्योपैथिक औषधियाँ धीरे धीरे काम करती हैं, और दूसरी बात कि रोग को बढ़ा देती हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में धारणा बैठ गया है। तो मैं कल के वीडियो में इसी के विषय में चर्चा करूंगा और कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के सामने, और आप लोगों को लगेगा कि होम्योपैथिक औषधियाँ भी किसी मामले में कम नहीं हैं, बल्कि श्रेष्ठ हैं और व्यवहारिक हैं। आज के इस परिवेश में जिस तरह से रोग इंसानी शरीर पर हावी हो रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो होम्योपैथी सबसे अच्छा विकल्प है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए सुरक्षित और असाध्य से असाध्य बीमारियों को दूर करने वाली चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी। कल इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको राधे राधे।